और आप देखिए आपकी कुर्सी खतरे में पड़ी। आपने 39th, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी का पार्ट है, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 आप लेकर के आ गए। और क्या कहा आपने, उपसभापति जी, उसमें कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और हमारे प्रधानमंत्री जी, इनके इलेक्शन को कोई चैलेंज नहीं करेगा, कोई चैलेंज नहीं करेगा। आप बताइए ये ब्लैक लॉ था कि नहीं था? आप बताइए ये बैड लॉ था कि नहीं था? क्या आप जुडिशियल स्क्रूटनी से अपने आप को निकाल रहे थे? और उसमें भी देखिए फिर आपने क्या कहा कि अमेंडमेंट विल बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, पीछे से लागू होगा, यानी अपने करतूतों को छुपाने के लिए और करतूतों से बचने का तरीका ढूंढने का काम किया। और उसके बाद आप देखिए, आप यहीं पर रुक जाते तो भी हम समझते। आप 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 लेकर के आ गए। वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 क्या था? वो उसके इतनी फार रीचिंग इफेक्ट थे, इतने फार रीचिंग इफेक्ट थे कि it was almost like the rewriting of the constitution. It was almost mini constitution and it made the constitution unrecognizable. आज हम संविधान निर्माताओं की चर्चा करते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को चेंज करने का प्रयास किया है, कुत्सित प्रयास किया है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने का प्रयास किया है। और अमेंडमेंट क्या लाए? That prevented judiciary from any constitutional amendment from being called in question in any court on any ground. हमारे संविधान निर्माता कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर पर चर्चा कर रहे थे। हमारे संविधान के निर्माता फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा कर रहे थे और उन्होंने इंश्योर किया। और यहां जुडिशियल रिव्यू में जुडिशरी को कर्टेल करके एक ही स्ट्रोक में फैसला कर दिया कि कोई भी फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का वह कोर्ट के किसी भी ग्राउंड पर वह कोर्ट में से की स्क्रूटनी से बाहर रहेगा। और इतना